हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा होता है, बट इसमें थ्योरी भी आती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के ज़रूर जाने हैं, और वो पूरा मैंने इस पीडीएफ में कंप्लीट कराए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा ना समझाने वाली हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव नेचर इन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की ब्रांच है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से डील करती है। इसका एम होता है यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वेरियस यूजर को डिसीजन मेकिंग के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? तो सबसे पहले कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करती है इन बुक ऑफ अकाउंट, ताकि एक्यूरेसी बनी रहे और कंप्लीटनेस रहे। देन टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रॉफिट डिटरमाइन करती है, या फिर जो लॉस हुआ है उसको डिटरमाइन करती है एक अकाउंटिंग पीरियड का। देन टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो भी बताती है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। वो दिखाती है कि कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी और कितनी कैपिटल है। देन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। देखो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को सप्लाई करी जाती है, जैसे कि मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर और टैक्स अथॉरिटी। तो ये तभी प्रोवाइड करी जा सकती है जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हम वो इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करें। देन टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस को लीगल और स्टेचुरी रिक्वायरमेंट को मीट करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि टैक्सेशन और ऑडिटिंग पर्पस के लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंट बनाने जरूरी है। देन आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर क्या है? तो देखो, ये हिस्टोरिकल होती है नेचर में। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो गए हैं पास्ट में, ये उसको रिकॉर्ड करती है। देन मॉनेटरी एक्सप्रेशन, ये सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है जिन्हें मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। देन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर जो इंडिया एएस होता है, इंडियन एएस जो होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज करके, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शन का यूज करके हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं इसके अंदर। देन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, इसका मेनली एम ये होता है कि जो एक्सटर्नल यूजर हैं उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो मेन एम होता है एक्सटर्नल ओरिएंटेशन का, कि एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। देन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को विद द हेल्प ऑफ जर्नल और सब्सिडरी बुक। देन क्लासीफाई और समराइज करना, पोस्ट करके ट्रांजेक्शन को लेजर अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करके, एंड देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। देन एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं उनको एनालाइज करके एसेस करना कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। ठीक है। Then we have the next question, state and explain the basic accounting concept. Basic accounting concept को बताना है। तो सबसे पहले business entity concept. business entity ये कहता है कि business एक ऑनर से अलग एंटिटी की तरह माना जाएगा। मान लो ये चिंटू है और चिंटू ने अपना बिजनेस शुरू करा है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चिंटू अलग है और उसका बिजनेस अलग है अकॉर्डिंग टू द अकाउंट। ठीक है। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे सेपरेटली फॉर पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑनर। ठीक है। देन वी हैव मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट क्या कहते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन है जो सिर्फ मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाएगा एक बुक ऑफ अकाउंट में। देन ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट। ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि बिजनेस ना बहुत टाइम तक चलता रहेगा। हम बिल्कुल ये नहीं मानते कि हमारा जो बिजनेस है वो कल के दिन को ही बंद होने वाला है या इतने साल में बंद होने वाला है। हम ये मानते हैं इट कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ फॉरसेबल फ्यूचर एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू क्लोज डाउन इन अ नियर फ्यूचर। देन कोस्ट कॉन्सेप्ट। कोस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एसेट हमने परचेस करी है उसको जिस प्राइस पे परचेस करा है उसी पे रिकॉर्ड करो। मान लो मैंने लैंड परचेस करा है 10 लाख का, तो मैं 10 लाख के अमाउंट पे ही उसको रिकॉर्ड करूंगी अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज क्यों ना हो गई हो। देन वी हैव एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जब रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया है आप उसे तब रिकॉर्ड करोगे, और एक्सपेंस जब आपकी इनकर्ड हो गई है तब आप उसे रिकॉर्ड करोगे, भले ही आपने पैसे बाद में रिसीव करे हो या बाद में पे करे हो। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज रिकॉर्डेड एन एक्सपेंस, भले ही हमने उसे पे ना किया हो। देन मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करना है। मतलब अगर हमारी एक्सपेंस जो है वो पिछले ईयर में हुई है, मान लो 2024 ईयर में हुई है, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंस से जनरेट हुआ है वो भी हम 2004 में ही रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि वो पैसा हमें बाद में मिले या बाद में कुछ हुआ तो हम उसे 2005 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज मैच अगेंस्ट द सेल्स रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। देन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन क्या कहते हैं, रेवेन्यू को आप तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब वो रियलाइज्ड या अर्नड हो गया। मतलब अगर आप गुड्स की डिलीवरी कर देते हो कस्टमर को, तो तभी आप उसको रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज करोगे, तब नहीं करोगे जब आपने ऑर्डर रिसीव करा है। मान लो आपका बिजनेस चल रहा है, आपने एक ऑर्डर रिसीव करा, तो तब आप ये नहीं करोगे कि ऑर्डर तो रिसीव हो गया, अब हम ऐसे पूरा तो करूंगा, तो जो पैसे आने वाले हैं इसको अभी रिकॉर्ड करूँ, नहीं। जब आप गुड की डिलीवरी कर दोगे तब ही आप उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो पहला है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहते हैं कि जो भी अकाउंटिंग मेथड आपने एक बार चूज कर लिया, उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो आउट करो, ठीक है, फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड। अगर आप कोई चेंज करते हो तो उसका एम बस यही होना चाहिए कि वो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को बढ़ाए और वो प्रॉपरली आप डिस्क्लोज करोगे कि मैंने जो है ये अकाउंटिंग मेथड चेंज करा है और इसलिए चेंज करा है, ठीक है। देन प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या कहता है, प्रूडेंस को कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं कि आप जो फ्यूचर में लॉस आप एंटिसिपेट कर रहे हो, मान लो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो उस फ्यूचर लॉस को तो आप अभी रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, सिर्फ लॉस को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। देन मटीरियलिटी, मटीरियलिटी क्या कहती है कि सिर्फ मटीरियल और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनसिग्निफिकेंट आइटम को इग्नोर कर दोगे, ठीक है। देन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो ये है कि ये यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो इंश्योर करता है, प्रिवेंट करता है ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट, हेल्प करता है प्रेजेंट करने में ट्रू और फेयर व्यू बिजनेस की परफॉर्मेंस का, और सिंप्लीफाई करता है अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम एंड द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जहां हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं दो अकाउंट में, एक अकाउंट को डेबिट करते हैं तो दूसरे को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। फीचर क्या होता है कि इसके ट्रांजैक्शन दो अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, टोटल डेबिट हमेशा इक्वल होती है टोटल क्रेडिट के, ये एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस का ध्यान रखता है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है कि पर्सनल अकाउंट होता है हमारा, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और उसके ये बेसिक अकाउंटिंग रूल, ठीक है। देन वी हैव द क्वेश्चन व्हाट इज लेजर एंड एक्सप्लेन द पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। तो लेजर क्या होता है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होती है, जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में, उनको क्लासिफाइड करके हम पोस्ट करते हैं इंडिविजुअल के अकाउंट में, एंड दैट इज लेजर। हर एक अकाउंट जो होता है ना लेजर के अंदर, वो शो करता है इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंस से रिलेटेड, ठीक है। लेजर बुक बैकबोन होता है अकाउंटिंग का, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। पोस्ट कैसे करते हैं हम इसे, सिंपल, जो भी डेबिट आइटम होगा जनरल में वो लेजर में डेबिट हो जाएगा, जो क्रेडिट आइटम होगा जनरल में वो क्रेडिट हो जाएगा लेजर अकाउंट में, और जो भी डिफरेंस होगा उसको हम बैलेंस कर देते हैं। अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, स्टेटस, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो प्रिपेयर किया जाता है पर्टिकुलर डेट पे, ध्यान रखना है पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर किया जाता है, जो शो करता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सारे लेजर अकाउंट का, और ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करना, प्रिपेयर करना फाइनल अकाउंट को, प्रोवाइड करता है समरी सारे लेजर बैलेंस का, और एरर एलोकेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडरी बुक एंड द डिफरेंस। देखो सब्सिडरी बुक क्या होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यूज की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को रिपीटेडली, और ये वर्कलोड को रिड्यूस करती है और इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी को, ठीक है। इसके अंदर आता है कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, पिटी कैश बुक, ठीक है। अब कैश बुक और पिटी कैश बुक का एक डिफरेंस देख लेते हैं कि कैश बुक के अंदर सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और पिटी कैश बुक के अंदर हमारे स्मॉल कैश एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं। ये लार्ज और रेगुलर अमाउंट रिकॉर्ड करता है, ये स्मॉल और रिपीटेटिव मेंटेन करा जाता है ये कैशियर के थ्रू और ये पिटी कैशियर के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक डिफरेंस मैंने और दे रखा है, आप ये पढ़ लेना, छोटा सा है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ अकाउंटिंग एरर एंड इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो देखो अकाउंटिंग एरर क्या होती है कि जब हम कंप्लीटली क्या होता है कि हम रिकॉर्ड करते टाइम कुछ मिस कर दें, कुछ गलत रिकॉर्ड कर दें, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दें, वो एरर होती है। तो इसमें पहला होता है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीटली या पार्शली ओमिट कर दिया बुक से, ठीक है। अगर कंप्लीटली करा है तो ट्रायल बैलेंस एग्री होता है, पार्शली करा है तो ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होता है। देन एरर ऑफ कमीशन, इसमें क्या होता है कि रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट में आपने एंट्री मेड करती है, ठीक है। देन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है अगेंस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब
जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर देंगे, तो ये हमारी उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है इस एरर में, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑब्जेक्टिव एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होती है। और इसको हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सके, फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सके और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके यूजर को। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैम तो बड़े बेसिक क्वेश्चन करा रही हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? देखो, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बेसिक छोड़ जाते हैं भारी भारी करने के चक्कर में, और एग्जामिनर ये सोच के पेपर बना देता है कि चलो मैं बेसिक क्वेश्चन डाल देता हूँ, बच्चों का थोड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उस चक्कर में ना तुम अच्छे से भी जाते हो, फिर एग्जामिनर का अच्छा कराओगे ना तुम्हें बुरा लगता है। तो इसलिए मैं बेसिक अभी थोड़े से करा रही हूँ, इसके बाद मैंने जो थोड़े हाई लेवल्स क्वेश्चन है थ्योरी के वो भी डाले, तो अभी पढ़ लो शांति से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिखाती है। एग्जाम्पल जैसे आपने मशीनरी परचेस करी, एग्जाम्पल जैसे आपने वेजेस और रेंट पे करे, ये हमारी एसेट इंक्रीज करती है लेकिन ये पीएनएल में चार्ज होती है, ठीक है। कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट हमारी नॉन रिकरिंग होती है, मतलब बार बार नहीं आ रहा होता। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी बार बार आ रही होती है, जैसे हमने गुड सेल करे, बार बार गुड सेल कर रहे हैं, ठीक है। देन इशू ऑफ शेयर्स, इसका एग्जांपल है जैसे हमने शेयर इशू करे, यहाँ पे हमारा जो सेल्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट हमारी बैलेंस शीट में शो होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी पीएनएल अकाउंट में शो होती है। देन एक मैंने और डिफरेंस ये दिया है, सिंपल है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बिजनेस इनकम? एक्सप्लेन इज डिटर्मिनेशन। बिजनेस इनकम रेफर करता है टू द नेट प्रॉफिट और गेन जो बिजनेस एक्टिविटी की हेल्प से हम अर्न करते हैं ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। इट इज एक्सेस रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस, मतलब हमारा जो रेवेन्यू हमने अर्न किया है अपनी एक्सपेंस के ऊपर, एक्सपेंस को माइनस कर दो, उसके बाद जो रेवेन्यू बचता है दैट इज हमारा बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। और ये बिजनेस ऑपरेशन कैरी आउट करके ही हमने जनरेट करा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस तो क्लोथ का है और आपने जो है फर्नीचर बेच के कुछ रेवेन्यू जनरेट करा है, तो वो इसमें बिजनेस इनकम में नहीं आता। अब इसको डिटरमाइन करते हैं, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए हम नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते हैं, ठीक है। और ग्रॉस नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन AS10। AS10 क्या है? देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, जो कि टेंजिबल एसेट होती हैं और वो बिजनेस में रखी जाती हैं बिजनेस के में गुड्स जनरेट करने के लिए या कुछ और हेल्प करने के लिए, ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती। तो इट्स लाइक प्रॉपर्टी, तुम्हारा लैंड है तो तुम लैंड जो है वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं रख रहे हो कि तुमने अपना लैंड किस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि उस पर कुछ बिल्डिंग बनाओ, अपनी फैक्ट्री जनरेट करो। लाइक तुम्हारा कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी है, ठीक है, तो उस मशीनरी का क्या यूज़ कर रहे हो कि उस मशीनरी से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो और गुड्स को सेल कर रहे हो, ना कि मशीनरी को सेल कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें पहले आता है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें कॉस्ट इंक्लूड होती है परचेस प्राइस, जितने प्राइस पे आपने कोई भी प्लांट प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट परचेस किया है। देन इंपोर्ट ड्यूटी या नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो लगे हैं, और डायरेक्ट एट्रीब्यूबल कॉस्ट जो होती है जैसे इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन या वेजेस, वो सारी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होती है। देन इसमें नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है कि जो भी टोटल अमाउंट है या जो भी डेप्रीशिएबल अमाउंट है एसेट का, उसको हम ओवर अ यूजफुल लाइफ उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक अगर मेरी मशीनरी जो है वो 5 लाख की है और उसकी लाइफ 10 ईयर्स की है, तो मेरा पर ईयर डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 50,000, ठीक है। पर ईयर मेरा डेप्रीसिएशन हो जाएगा 50,000। डेप्रीशिएबल अमाउंट कैसे निकालते हैं? हम कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। और मेथड जो होते हैं डेप्रीसिएशन के दो हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देन यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? वो पीरियड वो पूरा पीरियड जब तक हम उस मशीनरी को यूज कर सकते हैं, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पीरियड तक हम उसे यूज कर पा रहे हैं। लाइक मशीनरी 5 लाख की, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 10 साल तक मैं उसे यूज कर सकती हूँ, ठीक है। Then next we have what is inventory? Explain method of inventory valuation, FIFO and weighted average. देखो इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री का मतलब वो गुड्स जो मैंने या तो सेल के लिए रख रखे हैं या अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, मतलब अभी
उनकी हेल्प से मैं सेलेबल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करूंगी, या फिर रॉ मटेरियल जो है जो अभी यूज करना है मुझे प्रोडक्शन में, वो सब इन्वेंट्री में आता है। अब यहाँ पे ना देखो 2 ही मेथड पूछ रखे हैं, बट मैं आपको तीसरा भी बता दूंगी। पहला होता है फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो गुड्स हमने पहले परचेस करे हैं हम उन्हें पहले बेचेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है ना वो मोस्ट रीसेंट परचेस प्राइस पे होता है, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या है कि ये तब सूटेबल होता है जब प्राइस राइज कर रहे होते हैं और क्लोजिंग स्टॉक इसका रिफ्लेक्ट करता है करंट मार्केट प्राइस को। नेक्स्ट आता है लीफो। लीफो इसमें नहीं दे रखा बट मैं आपको समझा देती हूँ। लीफो, लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो गुड्स हमने लास्ट में खरीदे हैं हम उन्हें पहले बेचेंगे, उसका ये फंक्शन होता है। और जो भी फीफो की करेक्टरिस्टिक है उनका उल्टा कर लो, वो लीफो की करेक्टरिस्टिक बन जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट मेथड वी हैव द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड जो है इसके अंदर हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं पर यूनिट की, और कैसे डिवाइड करके कॉस्ट ऑफ टोटल यूनिट्स, कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट को उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट से, और हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आती है। ये प्राइस फ्लक्चुएशन के टाइम पे यूज होता है और इजी टू अप्लाई बल्क इन्वेंट्री के केस में, ठीक है। बाकी आपने कैलकुलेटिव मेथड तो पढ़ा ही होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट का कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि यार थ्योरी में कुछ समझ नहीं आ रहा, डेफिनेशंस भी याद नहीं आ रही, तो जो तुम्हें कैलकुलेटिव पार्ट में आता होगा ना वही लिख कर आ जाना उसे थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, थ्योरेटिकल फॉर्म में। बस गाइस क्वेश्चन छोड़ के मत आना। आप फर्स्ट ईयर हो, मुझे नहीं पता कि आपको ये बात किसी ने बताई है या नहीं। गाइस जो भी आता है ना, थोड़ा बहुत भी कुछ भी आता है ना, कुछ अनरिलेटेबल भी समझ आ रहा है ना कि शायद इसमें हो सकता है, तो लिख कर आना, छोड़ के मत आना, बिल्कुल मत छोड़ के आना, लिख कर जरूर आना, ठीक है। आगे चलते हैं। Then we have the next question. Explain the objective and importance of इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करेक्टली डिटरमाइन करना, दूसरा प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना एक्यूरेटली, और तीसरा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना, और चौथा ये ध्यान रखना कि हमारा प्रॉफिट ना तो ओवर स्टेटमेंट हो ना ही अंडर स्टेटमेंट हो। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? जो ऑब्जेक्टिव है ना उनसे ही इंपॉर्टेंस डराइव हो जाएगी कि इन्वेंटरी डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रॉफिट मेजरमेंट पे, इंश्योर करता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकें, और टैक्स असेसमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? ये सिस्टमैटिक कंट्रोल और प्लानिंग होती है इन्वेंट्री लेवल की, ताकि हमारा स्मूथ प्रोडक्शन हो सके और हम सेल भी कर सके मिनिमम कॉस्ट पे। अब मिनिमम कॉस्ट कैसे? देखो अगर मैं इन्वेंट्री को बना के रख देती हूँ तो हो सकता है वो खराब हो जाए, उसकी मेरी कॉस्ट आएगी। हो सकता है कि मान लो मैंने 1 लाख की इन्वेंट्री बना ली, ठीक है। अगर मैं 1 लाख की इन्वेंट्री ना बना के रखती, मैं इसे कहीं और इन्वेस्ट करती, तो मेरे पास इंटरेस्ट आता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है, तो मिनिमम कॉस्ट इसलिए लिखा गया है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के? ये कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो सके मटेरियल की, मिनिमाइज करो इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट, वही जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, रखने में कॉस्ट आ रही है, वेयर हाउस में रख रही हूँ तो वेयर हाउस में रखने में जो कॉस्ट आ रही है उसके रेंट वगैरह की। ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग ना हो, कोई भी लॉस ना हो, वेस्टेज या लॉसेस ना हो, और लिक्विडिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अकाउंट्स फ्रॉम कंप्लीट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को हम एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री प्रिंसिपल पर रिकॉर्ड नहीं करते। डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या होता है अभी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट ट्रांजैक्शन को हम मेंटेन करते हैं, नॉमिनल और रियल अकाउंट को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसके फीचर क्या है कि यहाँ पे इनकम्प्लीट या अनसिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, यूनिफॉर्म रूल्स नहीं होते, प्रॉफिट को हम यहाँ डिटरमाइन नहीं कर सकते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहाँ पे प्रिपेयर होता है इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे हम प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो सिंगल अकाउंटिंग मेथड में हम प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए कैपिटल जो है स्टार्टिंग वाली उसको एंडिंग वाली कैपिटल से कंपेयर करते हैं, और उसमें एडजस्ट कर देते हैं जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई या ड्राइंग हुई। मतलब क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, ड्राइंग को ऐड करेंगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो स्टेटमेंट होता है जो प्रिपेयर किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, ताकि हम फाइनेंशियल पोजीशन को दिखा सके कंपनी की एक पर्टिकुलर डेट पे। ये बैलेंस शीट के जैसा ही होता है बट इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है? वही जो ऊपर मैंने बताई, ठीक है।
नाउ वी हैव डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें समरी प्रोवाइड करता है कैश ट्रांजेक्शन की, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें मतलब एक तरीके से रेवेन्यू अकाउंट होता है, ठीक है। ये कैश बेसिस पे बनता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा एक्रूअल बेसिस पे बनता है। आइटम इसमें क्या आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? कैपिटल और रेवेन्यू। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आता है। देन यहाँ पे पीरियड क्या है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे बैलेंस क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस होता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस या डेफिशिएट होता है। ये कैश बुक की तरह होता है, बट ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? देखो, एक एंटिटी जो इस पर्पस से बनी है ताकि वो कोई सोशल, कल्चर या रिलीजियस चैरिटेबल सर्विस प्रोवाइड कर सके, उसका एम ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव रेदर देन अ प्रॉफिट मोटिव। ये ऑपरेट करती है नॉन कमर्शियल बेसिस पे, और सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर। जैसे आपकी कंपनी में भी क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड वगैरह। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सरप्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मेंबर्स को। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे जो मेन सोर्स होती है इनकम की, वो प्रॉफिट तो होता ही नहीं, वो डोनेशन, ग्रांट और सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल फंड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। देखो, कैपिटल फंड का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सिमिलर होता है कैपिटल इन अ बिजनेस। जैसे कोई एक बिजनेस है जो प्रॉफिट पर्पस के लिए बनी है, मान लो कंपनी है हमारी, कंपनी ले लेते हैं, तो कंपनी के अंदर जैसे कैपिटल होती है ना, कैपिटल होती है, वैसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल फंड होता है। लेकिन कंपनी की जो कैपिटल है वो क्या होती है? ऑनर ने जो पैसा दिया या फिर प्रॉफिट वगैरह जो हुआ, रिटेन प्रॉफिट वगैरह। बट यहाँ पे जो कैपिटल फंड होता है वो डोनेशन या पास्ट सरप्लस होती है, ऑनर का इन्वेस्टमेंट नहीं होता इसके अंदर। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दो, या फिर ओपनिंग कैपिटल फंड में सरप्लस प्लस करके डेफिसिट को माइनस कर दो, तो क्लोजिंग कैपिटल फंड आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट, ऑब्जेक्टिव। देखो, ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि एक जो बिजनेस की ब्रांच है जो हेड ऑफिस से जोग्राफिकली सेपरेटेड है, वो अपने ट्रांजेक्शन को खुद रिकॉर्ड कर रही है, तो उसे कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। इट्स एन अकाउंटिंग सिस्टम यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट और ब्रांच विच इज जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द हेड ऑफिस। ब्रांच जो है वो अपनी खुद की बुक भी मेंटेन कर सकती है या ना भी करे, उसकी मर्जी। अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि जो ब्रांच अगर खुद की बुक मेंटेन कर रही है तो उसकी प्रॉफिट और लॉस का हमें पता लग जाए। एंड में क्या होता है कि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है हेड ऑफिस के अकाउंट में ही जानी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ब्रांच अकाउंटिंग के? कि प्रॉफिट और लॉस जो है हर एक ब्रांच का वो पता चल जाए, हम कंट्रोल कर पाएँ ब्रांच के ऑपरेशन पे, ब्रांच की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पता कर पाएँ, और अगर कोई फ्रॉड या मिसयूज हो रहा है एसेट में ब्रांच की तो उसे प्रिवेंट कर पाएँ, और मैनेजर जो है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन ले पाए, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रांच अकाउंटिंग व्हेन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। देखो कि अगर हमने गुड्स जो है वो इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं, तो उस केस में ब्रांच अकाउंटिंग क्या होगी? गुड्स जो है सेंड किए जाते हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच प्राइस पे हायर देन कोस्ट, उसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस। मतलब जो कोस्ट थी उस सामान को बनाने की, जब उससे ज़्यादा प्राइस पे जो गुड्स हैं वो ऑफिस हेड ऑफिस से ब्रांच को भेजती है, तो दैट इज इनवॉइस प्राइस, ठीक है। ये जो एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस होता है ना ओवर द कोस्ट, इसे लोडिंग या प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। इसके फीचर क्या होते हैं कि यहाँ पे गुड्स हम कोस्ट प्लस प्रॉफिट पे बेचते हैं, ब्रांच का जो स्टॉक है वो तो हम इनवॉइस प्राइस पे ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए। अब कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर आते हैं? तो पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच का डेटर अकाउंट, ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और ब्रांच का प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी होता है। अब पर्पस क्या होता है? ये मेथड के हेल्प से हम कंट्रोल कर पाते हैं ओवर स्टॉक पे, प्रिवेंट कर पाते हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और स्टॉक शॉर्टेज को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग स्टेटस एडवांटेज। देखो, ब्रांच अकाउंटिंग में क्या था अभी कि एक ब्रांच के लिए अलग से अकाउंट बन रहा है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्या होता है कि सेपरेट अकाउंट बना जाता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हर एक डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन हो सके, ठीक है। तो वही मैंने एडवांटेज बता दी। क्या होगा इससे? ये हेल्प करेगा कि हम ना डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट और लॉस पता कर सके, इंटर डिपार्टमेंटल कंपेरिजन कर सके कि भाई डिपार्टमेंट
वन जो है डिपार्टमेंट सेकंड से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये देख सके, या कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ये देख सके, कोस्ट कंट्रोल कर सके और एफिशिएंसी का भी ध्यान रख सके। और ये मैनेजमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है। मान लो डिपार्टमेंट सेकंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और डिपार्टमेंट वन सबसे बेकार परफॉर्म कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वन में देखेंगे किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो पॉलिसी बनाएंगे। और ये हेल्दी कंपटीशन को भी इनकरेज करता है अमंग द डिपार्टमेंट। देन हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ द कॉमन एक्सपेंसेस। तो देखो एलोकेशन का मतलब होता है कि जब हम पूरी जो एक्सपेंस है उसे सिंगल डिपार्टमेंट पे चार्ज कर देते हैं, ठीक है, और वो कब होता है, जब हमें पता है कि ये जो एक्सपेंस है, मान लो 1,000 रुपये की ये जो एक्सपेंस है, मुझे पता है कि ये डिपार्टमेंट वन की वजह से आई है, तो मैं पूरा आराम से इसको चार्ज कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अपॉर्चमेंट क्या होता है, अपॉर्चमेंट का मतलब है अगर कोई कॉमन एक्सपेंस होती है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की वजह से आई होती है, तो उसको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट में रीजनेबल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक रेंट अपॉर्चमेंट ऑन अ बेस ऑफ फ्लोर एरिया। तो कॉमन बेसिस क्या होते हैं, रेंट का फ्लोर एरिया, इलेक्ट्रिसिटी का पावर कंजम्पशन, सैलरी का नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एडवर्टाइजिंग का सेल्स टर्नओवर, ठीक है। Then we have the next question, explain the concept and classification of lease transaction। लीज क्या होती है, लीज के अंदर दो पार्टी होती है, एक पार्टी होती है हमारी लेसर और एक होती है हमारी लेसी। इसमें क्या होता है, जो लेसर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी होती है एसेट, ठीक है, और वो क्या करता है, वो लेसी को रेंट पे देता है अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, रेंट पे मान लो कि लीज पे देता है प्रॉपर्टी। उसके अंदर क्या होता है कि लेसी उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है एज अ स्टेटेड पीरियड, लेकिन उसके बदले में उसे लीज का पेमेंट देना पड़ता है। अब ये लीज ना दो तरह की होती है, एक होती है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के अंदर क्या होता है, रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाता है लेसी को, ठीक है। लेसर जिसकी प्रॉपर्टी थी वो रिस्क और रिवॉर्ड भी लेसी को ट्रांसफर कर देता है, और ये लॉन्ग टर्म होती है, नॉन कैंसिलेबल होती है। लेसी ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट और लायबिलिटी के अंदर इस एसेट को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। मान लो मशीनरी थी, अब मशीनरी अगर है तो उस केस में क्या होगा कि लेसर ने लेसी को दे दी, तो लेसी ही उस मशीनरी को अपनी एसेट के अंदर रिकॉर्ड करेगा। देन ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसर के पास ही रहता है, शॉर्ट टर्म और कैंसिलेबल होती है। लीज रेंट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, यहाँ पे लीज रेंट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देखो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, एक अकाउंटिंग सिस्टम, देखो सिंपल से शब्दों में समझो, जो भी तुम अकाउंटिंग का काम कर रहे थे उसको कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हो, दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड प्रोसेस रिपोर्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से इंस्टेड ऑफ मैनुअल बुक। सिंपल, जो अकाउंटिंग सिस्टम की तुम्हारी डेफिनेशन थी सबसे ऊपर जो मैंने पढ़ाई थी उसमें बस कंप्यूटराइज लगा देना, हो जाएगा काम। फीचर क्या है कि ऑटोमेटिक पोस्टिंग और बैलेंसिंग होती है, इसमें रियल टाइम में प्रोसेसिंग हो जाती है, बहुत हाई एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि ह्यूमंस की जो एरर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इसके अंदर सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। एडवांटेज क्या है इसकी, वही फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है ट्रांजेक्शन की, जो एरर होती है क्लर्क से वो सारी रिड्यूस हो गई, ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ रिपोर्ट के अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है वो जनरेट कर देता है, बेटर डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवेबल, इंटरनल कंट्रोल को इंक्रीज करता है, टाइम और कॉस्ट एफिशिएंसी क्योंकि जल्दी बन के तैयार हो जाती है रिपोर्ट, ठीक है। देन एक्सप्लेन ग्रुप एंड लेजर इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रुप्स और लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स का मतलब होता है जब हम सिमिलर टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्लासीफाई कर देते हैं एक कैटेगरी के अंदर, दैट इज ग्रुप। जैसे कैपिटल अकाउंट, डेटर, एक्सपेंस, जितनी भी एक्सपेंस है एक ग्रुप में आ गई, तो इन्हें हम कहते हैं ग्रुप। कैटेगराइज ऑफ अकाउंट क्रिएटेड टू क्लासीफाई सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। लेजर क्या होता है, लेजर का मतलब होता है इंडिविजुअल अकाउंट। जैसे ग्रुप के अंदर हमें कोई इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे, लाइक राम का अकाउंट अंडर द सन्ड्री डेटर, ठीक है। तो लेजर एंड द ग्रुप आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, में याद रखना। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सिंपल, जैसे ट्रायल बैलेंस था ना उसमें कंप्यूटर लगा देना है बस। ट्रायल बैलेंस इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इन विच स्टेटमेंट शो लेजर बैलेंस जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय सॉफ्टवेयर और चेक करता है ऑटोमेटिक एक्यूरेसी। सिंपल, इसके फीचर्स क्या है, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, एरर को डिटेक्ट करता है बहुत जल्दी और रियल टाइम में अपडेट हो जाता है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो शो करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इसके अंदर तीन तरह की एक्टिविटी होती है, ये पहली ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग और तीसरी फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो मेजर रेवेन्यू को शो करती है, लाइक अगर तुम्हारा क्लोथ्स का बिजनेस है
तो उसके रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इन्वेस्टिंग का मतलब जो भी तुमने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें कितना कैश गया, कैश कितना आया, वो शो करेगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जैसे शेयर्स इशू करे, जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुई उसमें कैश कितना गया, कितना आया, ठीक है। देन रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब क्या है कि कंप्यूटराइज सिस्टम जो है कई तरीके की रिपोर्ट जनरेट करता है। कैसी? एक तो होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, एक बैलेंस शीट और रेशियो एनालाइज। ये पूरी रिपोर्ट जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू जनरेट होती है। इसी के साथ आपकी पूरी थ्योरी होती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो का हाइप भी करो। और गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। शायद आपको नहीं पता होगा कि अगर आप फॉर्मेट बना के भी आते हो ना, और पूरा फॉर्मेट बना के आ रहे हो, थोड़ा सा भी उसमें कुछ करके आ रहे हो, उसके भी आपको नंबर मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैम ने बोल दिया कि फॉर्मेट बनाने पर नंबर मिलते हैं तो अब मैं फॉर्मेट ही सीख के जाऊंगा, बस क्वेश्चन ही सीख के जाऊंगा। फॉर्मेट बनाने पे आपको एक आधा नंबर भी मिल जाता है। तो जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, उसका फॉर्मेट समझ आ रहा है, कुछ थ्योरी उसमें है वो समझ आ रही है, जो भी कुछ आ रहा है लिख कर जरूर आना, कुछ भी छोड़ के मत आना बस। सो थैंक यू।